नया IBN 7 हौसला है। मैं तेरा रखवाला। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आगरा की 12 साल की एक प्यारी सी बच्ची को यह भरोसा दिलाया है। ये बच्ची 8वीं क्लास में पढ़ती है। इसका नाम है तैयबा। ये गंभीर बीमारी से जूझ रही है। इस नन्ही सी बच्ची के दिल में छेद है। इस बीमारी का इलाज बेहद खर्चीला है और तैयबा के पिता मजदूर हैं। ये आपके सामने प्यारी सी 12 साल की तैयबा और उसके पिताजी जो मजदूरी करते हैं। इतना पैसा उनके पास नहीं कि बेटी का पूरा इलाज करें। ऐसे में तैयबा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी लिख के उनसे मदद मांगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मासूम को निराश नहीं किया। प्रधानमंत्री के दफ्तर से तैयबा की चिट्ठी का बाकायदा जवाब आया है और तैयबा को भरोसा दिलाया गया है कि उसकी बीमारी पर होने वाला खर्च भारत सरकार उठाएगी। एक बहुत छोटा सा उदाहरण है जहां पर इस प्यारी सी बच्ची को न जाने कैसे भरोसा हुआ कि शायद ऐसे में जब कोई मेरी मदद नहीं कर रहा, प्रधानमंत्री ही मेरी मदद कर दें। लेकिन प्रधानमंत्री ने जो किया है, मेरे ख्याल से हम सब अपने अपने इलाकों में कर सकते हैं। जहां जिसको जरूरत है वहां उसकी मदद के लिए सबसे पहले हम पहुंचे। ये प्यारी सी बच्ची आपके स्क्रीन पर है। इसका नाम है तैयबा, 12 साल की है। इससे पहले कि हम नन्ही तैयबा से बात करें, पहले देखिए हुआ क्या। ये है तैयबा, चुलबुली माँ बाप की लाडली, पढ़ाई में अच्छी, बड़े बड़े सपने देखने वाली 12 साल की मासूम बच्ची। ताजनगरी आगरा में रहने वाली तैयबा से अपनी माँ बाप की दिक्कत देखी नहीं गई। एक दिन स्कूल से लौटकर उसने अपनी स्कूल की कॉपी निकाली, कुछ सोचती रही और फिर लिखने बैठ गई एक चिट्ठी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदाब। मेरा नाम तैयबा, उम्र 12 वर्ष है। मैं जन्म से दिल की बीमारी से पीड़ित हूँ। मेरे पिताजी खालिद रोज की मजदूरी करके हम भाई बहनों को पाल रहे हैं। मेरे दिल के ऑपरेशन के लिए मुझे दिल्ली के सरकारी अस्पताल जीबी पंत हॉस्पिटल में ऑपरेशन की सलाह दी गई है। यद्यपि अभी भी वहां मेरी सारी जांच मुफ्त हो रही है और मेरी देखभाल अच्छी तरह हो रही है। मैं कक्षा 8 की छात्रा हूं और अभी जी कर देश निर्माण के आपके सपने को साकार करना चाहती हूं। मेरा आपसे अनुरोध है कि मेरा आगे भी निशुल्क इलाज करवाने की व्यवस्था करवा दी जाए। आशा है आप मेरी ये प्रार्थना स्वीकार करेंगे। मेरा ओपीडी कार्ड नंबर 1999-056 है। आपके सहयोग की आकांक्षी तैयबा, टीला अजमेरी खां, आगरा। मेरे दिल में एक विचार गया, मैं भी लिख के भेजूं। जो सबकी सेवा करते हैं मैं भी लिख के भेजूं, साथ वो मेरी भी सेवा करेंगे। तो मैंने लिख के भेजी, तो माँ से नहीं ओके आ गया। 12 साल की तैयबा की ये चिट्ठी 250 किलोमीटर दूर दिल्ली के प्रधानमंत्री कार्यालय तक जा पहुंची और जल्द ही जवाब भी आया। जी हाँ, जैसे देश के प्रधानमंत्री ने एक शहर में रहने वाली 12 साल की बच्ची की गुहार सुनी, प्रधानमंत्री कार्यालय ने सीधे दिल्ली सरकार के चीफ सेक्रेटरी के नाम एक चिट्ठी भेजी। इस बच्ची की चिट्ठी साथ में अटैच की गई थी। पीएम ने साफ लिखा, हमें मिस तैयबा की एक चिट्ठी मिली है। हम ये आपके ध्यानार्थ भेज रहे हैं ताकि आप इस मामले में जरूरी कार्रवाई करें। फिर क्या था, आगरा की एक 12 साल की बच्ची की गुहार से सरकारें हरकत में आ गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यालय ने बच्ची के दर्द, उसके जीने की अदम्य इच्छा को समझा, मदद की उसकी अपील को समझा, उसके परिवार की मजबूरी को समझा और तत्काल दिल्ली सरकार को उसकी मदद का निर्देश दिया। इलाज के बिना जानलेवा बीमारियों से जूझने वाले कितने मरीज देश के प्रधानमंत्री से सीधे मदद मांगने और त्वरित मदद मिलने की उम्मीद रख पाते हैं। इस बच्ची ने रखी और उसे मदद मिली भी। तैयबा बचपन से ही दिल की मरीज है। उसके दिल का एक वाल्व खराब है।
आम जुबान में उसे दिल में छेद कहा जाता है। उसके माँ बाप अपने सीमित साधनों के बीच सालों से उसका इलाज करवा रहे हैं। दिल में छेद की वजह से अक्सर तैयबा की तबीयत बिगड़ जाती है। और फिर ऐसा भी वक्त आया जब आगरा के स्थानीय डॉक्टर ने कह दिया कि अगर उसे बचाना है तो उसका ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा। ऑपरेशन में कम से कम 8 से 10 लाख रुपए का खर्चा था। इसके दिल में कंजेनिटल हार्ट डिसीज की प्रॉब्लम, जिसमें वाल्व भी डिफेक्ट थे और जो बड़ी वेसल्स होती हैं, बड़ी आर्टरी और धमनियाँ जो होती हैं, वो अपनी जगह से हट के लगी हुई थी, जिसकी वजह से उसको जल्दी जल्दी खांसी जुकाम होना, खून की कमी होना, सांस फूलना, उसकी ग्रोथ नहीं हो रही थी। सोच में पड़े तैयबा के माँ बाप को तैयबा के डॉक्टर ने सलाह दी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सीधे मदद मांगने की। उसी के बाद इस बच्ची ने पीएम अंकल को चिट्ठी लिखी। मेरे दिल में एक विचार गया, मैं भी लिख के भेजूं, जो सबकी सेवा करते हैं मैं भी लिख के भेजूं, साथ वो मेरी भी सेवा करेंगे। तो मैंने लिख के भेजी, तो माँ से है नहीं ओके आ गया। जाहिर है प्रधानमंत्री कार्यालय से आए निर्देश को दिल्ली सरकार ने भी गंभीरता से लिया। बाकायदा दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी एक चिट्ठी भेजी और तैयबा का इलाज दिल्ली के सरकारी अस्पताल जीबी पंत हॉस्पिटल में करवाने की सलाह दी। एक चिट्ठी से यूं करिश्मा होगा और दिल की बीमारी से लाचार एक बच्ची को जीवन दान मिल सकेगा, इससे तैयबा के माँ बाप भी निहाल हैं। वो पीएम मोदी की बलाएं लेते नहीं थकते। ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है कि ये हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मेरी ये इस बच्ची की स्वीकार करी, और ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। फिर मेरे मन में एकदम ये जागी कि मतलब प्रधानमंत्री सबकी करते हैं, तो हम भी तो अब एक पहुंचा के देखें अपना संदेश। उन्होंने ओके कर दिया, हमारे लिए गर्व की बात है। अब तैयबा चाहती है कि उसे सरकार से इलाज के लिए मदद यूं ही मिलती रहे और दिल की बीमारी को जीतकर वो अपने सपने पूरे कर सके। तैयबा को शायद पता है कि प्रधानमंत्री मोदी के तौर पर उसका रखवाला है, जिनसे वो खुलकर अपने मन की बात कभी भी अपनी स्कूल की कॉपी पर लिखकर भेज सकती है। ये रखवाला उसके मन की बात सुनेगा और मदद भी करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। तो तैयबा को अब पूरी मदद मिलेगी। उसके आंसू पोंछने के लिए खुद प्रधानमंत्री आगे आए हैं। वैसे बच्चों से प्रधानमंत्री मोदी को खास लगाव है। देश हो या विदेश, निजी समारोह हो या फिर सरकारी कार्यक्रम, प्रधानमंत्री जब भी अपने आसपास किसी बच्चे को देखते हैं तो उसे दुलार किए बिना नहीं रहते। चाचा नेहरू को लोग याद करते हैं, एक ऐसा नेता, एक ऐसा प्रधानमंत्री जिसे बच्चे बेहद पसंद करते थे, क्योंकि वो जहाँ जाते थे वहाँ बच्चों के साथ घुल मिल जाते थे, उनके जैसे हो जाते थे। क्या प्रधानमंत्री मोदी को भी आने वाला दौर चाचा मोदी कहकर पुकारेगा? देश के प्रधानमंत्री का बच्चों के प्रति दुलार छिपा नहीं रहता। जहाँ भी जाते हैं वहाँ के बच्चों से घिर जाते हैं। बच्चों से घिरते वक्त सुरक्षा का तामझाम और सीमाएं भी टूट जाती हैं। दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान कई बार पीएम मोदी का बाल प्रेम झलका। उल्सान में तो एक परिवार के साथ फोटो खिंचवाने के दौरान पीएम मोदी जैसे खुद ही बच्चा बन गए। अपने सामने खड़े एक नन्हे से बच्चे की टोपी हिलाकर उसे और उसके परिवार को हंसाते नजर आए। ये बच्चा हाथ में तिरंगा लहरा रहा था। दक्षिण कोरिया की यात्रा के दौरान ही पीएम मोदी ने एक नन्हे से दुधमुहे बच्चे को गोद में उठाया और फिर उसे गोद में ही लाड़ से उछालने की मुद्रा में आ गए। प्रधानमंत्री की इस अदा पर वहाँ मौजूद तमाम लोग हंस पड़े। चीन की यात्रा के दौरान भी पीएम मोदी वहाँ के बच्चों की प्रतिभा और अंदाज से काफी प्रभावित दिखे। शंघाई के टेम्पल ऑफ हेवन में जब बच्चों ने योग और ताई ची की मुद्राएं दिखाई तो गदगद प्रधानमंत्री ने उन बच्चों को आशीष दिया और उनके साथ कई सेल्फी भी खिंचवाई। चीन, मंगोलिया और दक्षिण कोरिया की अपनी यात्रा के दौरान कई बार पीएम मोदी का स्वागत बच्चों ने गुलदस्ते से किया। जवाब में उन्होंने भी बच्चों से उनका हालचाल पूछा और उनके साथ वक्त गुजारा। इतना ही नहीं, कुछ महीने पहले जब प्रधानमंत्री मोदी जापान के दौरे पर गए थे तो वहाँ भी उनका बाल रूप नजर आया था। ग्रुप फोटो खिंचवाते वक्त वो एक बच्चे के पीछे खड़े थे और उन्होंने उस बच्चे के दोनों कान प्यार से पकड़े और उन्हें हल्के से खींचा, जैसे उसे कह रहे हो, बच्चों मौज मस्ती के साथ पढ़ाई भी करनी होगी। जापान दौरे पर ही पीएम बच्चों के एक स्कूल में भी गए। वहाँ उन्होंने नन्हे नौनिहालों को बांसुरी बजाकर सुनाई और श्री कृष्ण की कहानी भी सुनाई। अमेरिका दौरे के दौरान भी पीएम मोदी कई बार बच्चों से घिर गए, उन्हें ऑटोग्राफ दिए, बातें की। वहीं ऑस्ट्रेलिया में तो कमाल ही हो गया।
पीएम मोदी के ऑस्ट्रेलिया दौरे के वक्त उनका काफिला एक सड़क से गुजर रहा था। सुरक्षा के तामझाम के चलते आम लोगों को सड़क की दूसरी ओर रोका गया था। उसी वक्त एक भारतीय दंपत्ति अपने बच्चे के साथ शायद पीएम से मिलने वहां आया था। वो बच्चा पीएम से मिलने की हसरत में उनका नाम लेकर चिल्लाया। पीएम ने उसकी आवाज सुन ली। उसी वक्त काफिला रोका और खुद पीएम कार से उतरे, सड़क पार की, उस बच्चे तक पहुँचे, उससे बात की, उसके माँ बाप से हालचाल पूछा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जब देश में रहते हैं तब भी अक्सर बच्चों के साथ वक्त गुजारते हैं। चाहे वो रक्षाबंधन के मौके पर उनके सरकारी आवास में हुए कार्यक्रम में बच्चों की ओर से सुनाई गई कविताएं हो, या फिर छत्तीसगढ़ में बच्चों के बीच लगाई गई उनकी क्लास हो, या फिर उसी कार्यक्रम में बच्चों के ड्रम की ताल पर मेज पर ताल देते प्रधानमंत्री मोदी हों। समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव के परिवार की शादी में शरीक होने इटावा पहुंचे पीएम मोदी ने अखिलेश यादव के बच्चों के साथ भी खूब गप लड़ाई। शायद नरेंद्र मोदी इन बच्चों में ही भारत का भविष्य देखते हैं। वो चाहते हैं इस भविष्य को संवारना, संजोना। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। इंडिया 9 बजे में अब बात कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी की और केंद्र सरकार पर लगातार जारी उनके हमलों की। 10 लाख रुपए का सूट पहनते हैं, अखबार के लोग कहते हैं वो भी मेक इन इंडिया नहीं, वो भी मेक इन यूके है। सूट बूट की सरकार जनता से जमीन छीनना चाहती है। मोदी जी का मॉडल है, नींव को कमजोर करो, इमारत को चमकाओ और पूरी दुनिया को बताओ कि देखो भैया मैंने इमारत चमका दी, और अंदर से इमारत खोखली हो जाती है। आप किसान की जमीन छीनना चाहते हो। मजदूरों के पीछे पड़ी हुई है, अब मछुआरों के पीछे भी पड़ गई। सबसे बड़े चोर खुले दिन में आते हैं, सबके सामने आते हैं और सूट पहन कर आते हैं। जो भी मैं फ्लैट पावर की मदद कर सकता हूँ मैं पूरे दम से करूंगा। आदिवासियों के खिलाफ काम कर रही है, वो मिडिल क्लास के खिलाफ भी काम कर रही है। मंगोलिया चले गए, चाइना चले गए, अमेरिका चले गए, कनाडा चले गए, इंग्लैंड जहाँ भी जाना था चले गए, मगर हिंदुस्तान के किसान के घर नहीं गए। अगर यहाँ नहीं रोक पाएंगे तो सड़क पे रोकेंगे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी जब से विदेश में 59 दिन की छुट्टी बिताकर लौटे हैं, तब से उन्होंने केंद्र सरकार और खास तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। 3 दिन के अमेठी के दौरे पर राहुल ने हर रोज प्रधानमंत्री पर निशाना साधा और कहा कि मोदी सरकार ने बदले की कार्रवाई के कारण ही अमेठी में बनने वाले फूड पार्क प्रोजेक्ट को रद्द कर दिया। 30 जून पिछले साल बीजेपी की सरकार ने बदले की राजनीति कर उसे कैंसिल किया। चोट मुझे नहीं मारी, मुझे दुख जरूर हुआ कि एक ऐसा फूड पार्क बने जिसमें हम अमेठी के किसान को फायदा पहुंचा पाए और बाकी जिलों के किसान को फायदा पहुंचा पाए। पिछले साल इस सपने को बीजेपी की सरकार ने खत्म कर दिया, मिटा दिया। क्यों किया? मुझसे बदला लेने के लिए किया। अगर बदला लेना चाहते हैं, मुझसे बदला लेना चाहते हैं तो ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मगर किसान ने, गरीब जनता ने, अमेठी के किसान ने, गरीब जनता ने इनका कुछ नहीं बिगाड़ा है। 3 दिन 3 वार, हर बार निशाने पर मोदी सरकार। अमेठी दौरे पर पहुंचे राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलने का एक भी मौका नहीं गंवाया। कभी फूड पार्क के मुद्दे पर तो कभी विकास की बात पर राहुल गांधी ने केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई। राहुल ने अपने पुराने अंदाज में कहा कि मोदी सरकार को न तो किसानों की परवाह है, न ही गरीबों की फिक्र है। वो सिर्फ कारोबारियों के लिए काम कर रही है। ये पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। विदेश में 59 दिन की छुट्टी के बाद जब राहुल लौटे तो उनके तेवर बदले हुए थे, उनका अंदाज बदला हुआ था और उनके सुर भी बदले हुए थे। वापसी के बाद कांग्रेस के किसान रैली में उनके आक्रामक अंदाज की पहली झलक दिखी। मोदी जी का मॉडल है, नींव को कमजोर करो, इमारत पे सीढ़ी लगाओ, सीढ़ी पे चढ़ो और उसकी पुताई करो, इमारत को चमकाओ और पूरी दुनिया को बताओ कि देखो भैया मैंने इमारत चमका दी, और अंदर से इमारत खोखली हो जाती है। इसके बाद संसद में भी राहुल जमकर गए। भूमि अधिग्रहण बिल पर बोलते हुए उन्होंने मोदी सरकार को सूट बूट वाली सरकार तक कहा। उद्योगपति दोस्तों को, क्रोनी कैपिटलिस्ट को देना चाहती है। ये सरकार किसान विरोधी,
गरीब विरोधी सरकार है, सूट-बूट की सरकार है। राहुल यही नहीं रुके, पीएम की विदेश यात्रा पर चुटकी ली तो मेक इन इंडिया के नारे के बहाने भी निशाना साधा। नेट न्यूट्रलिटी से लेकर रियलिटी बिल और मछुआरों तक के मुद्दे पर उन्होंने केंद्र सरकार को घेरा। पहले सूट-बूट की सरकार किसानों के पीछे पड़ी, अब किसानों के पीछे पड़ी हुई है, मजदूरों के पीछे पड़ी हुई है, अब मछुआरों के पीछे भी पड़ गई है। केंद्र सरकार ने भी राहुल के आरोपों का मुंहतोड़ जवाब दिया है। कभी स्मृति ईरानी ने तो कभी हरसिमरत कौर ने राहुल के खिलाफ मोर्चा खोला। अब देखना यह है कि केंद्र पर वार करने के लिए किस हथियार का इस्तेमाल करते हैं राहुल। शलभ त्रिपाठी, अमेठी, IBN 7। कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस में राहुल गांधी की ताजपोशी की तैयारियां चल रही हैं और इसीलिए उन्हें कांग्रेस का अध्यक्ष बनाने से पहले हर मोर्चे पर आगे किया जा रहा है। हैदराबाद में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा है कि राहुल गांधी इसी साल पार्टी के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। If you are asking me whether Mr. Rahul Gandhi will become Congress president in 2015, the answer is most definitely, most probably. When in 2015, I can't say. यहां दिल्ली में सरकार और उपराज्यपाल नजीब जंग की लड़ाई और बदरंग होती जा रही है। अब तक ये लड़ाई अधिकारियों के कंधों पर बंदूकें रखकर लड़ी जा रही थी, लेकिन आज सीधी टक्कर शुरू हो गई है। इन सब के बीच केंद्र सरकार ने अपने आप को इस विवाद से अलग कर लिया है। सूत्रों की माने तो प्रधानमंत्री मोदी ने गृह मंत्री राजनाथ सिंह से कहा है कि इस मामले को एलजी को खुद ही निपटाने दें। मैं समझता हूं कि एलजी को, चीफ मिनिस्टर को, दोनों को आपस में बैठकर इस समस्या का समाधान निकालना चाहिए। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी से मिलकर बाहर निकले थे देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह। वो राष्ट्रपति से मिले, लेकिन उनकी दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल विवाद पर उनसे कोई बात नहीं हुई। केंद्र ने मामला एलजी पर छोड़ दिया। इसके बाद राजनाथ सिंह और पीएम मोदी के बीच मुलाकात हुई। सूत्रों की माने तो पीएम ने निर्देश दिए हैं कि केंद्र एलजी और दिल्ली सरकार की लड़ाई में सीधे शामिल न हो। इस विवाद का उपाय उपराज्यपाल ही खोजे, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ऐसा नहीं सोचते। उन्होंने पीएम को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा, दिल्ली में केंद्र सरकार उपराज्यपाल के जरिए असंवैधानिक तरीके से सरकार चलाने की कोशिश कर रही है। कृपया दिल्ली सरकार को स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जाए। कल मैं एक बहुत बड़े वकील के घर गया था, तो उन्होंने कहा, अरविंद, मैं सारा दिन जब टीवी देखता हूं तो मेरे को ये लगता है ये सारे दुनिया वाले ये सारे इकट्ठे हो गए, बस जनता तुम्हारे साथ है। मैंने कहा, जी जब तक जनता हमारे साथ है तब तक हमें कोई। केंद्र ने किनारा कर लिया और दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच शह और मात का खेल चल रहा है। बुधवार सुबह केजरीवाल और सिसोदिया ने दिल्ली के अफसरों की बैठक की। उन्होंने उन्हें दिल्ली सरकार के आदेश मानने की नसीहत दी। इसी के कुछ घंटों बाद उपराज्यपाल नजीब जंग ने सीएम को चिट्ठी लिखकर सारे ट्रांसफर पोस्टिंग को रद्द कर दिया। उन्होंने अनिंदो मजुमदार को भी उनके पद पर बहाल कर दिया। एलजी के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया कि संविधान के तहत जो शक्तियां मिली है उसके मुताबिक उपराज्यपाल के पास कार्यकारी अधिकार है। मुख्यमंत्री ने अफसरों को जो आदेश दिया है वो उपराज्यपाल को मिली शक्तियों का अपमान है। उप मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिए हैं वो संविधान के उलट हैं। लेकिन इसी के बाद दिल्ली सरकार ने उपराज्यपाल नजीब जंग से सवाल पूछ लिए। उन्होंने पूछा कि आखिर राज्यपाल किन कानूनी प्रावधानों के मुताबिक ये निर्देश दे रहे हैं। मिलना है, खत लिखना है, कन्फ्रंटेशन करना है, शासन कब करेंगे, वो गवर्नेंस कब करेंगे, उनकी प्रायोरिटी क्या है, शासन करना या केवल हंगामा खड़ा करना या बार बार कुछ पॉइंट्स क्रिएट करना। दोनों के दोनों जो हैं भाग भाग करके राष्ट्रपति के पास में गए हैं। दोनों अगर आपस में ही बात कर लें, राष्ट्रपति को अलग से बात करने की जगह, तो ये मसला आगे बढ़े ही नहीं। दोनों को मैच्योर तरीके से इसमें सामने आना चाहिए। अब सवाल ये है कि आखिर इस विवाद का अंत कहाँ होगा? आखिर केंद्र सरकार इसमें दखल कब देगी? सवाल ये भी है कि आखिर कौन किसके अधिकार क्षेत्र में दखल दे रहा है। जो रिपोर्ट IBN 7। यहाँ एक पक्ष और है और वो है IAS ऑफिसर्स का। दिल्ली के IAS एसोसिएशन ने आज केजरीवाल सरकार बनाम उपराज्यपाल की लड़ाई के मसले पर बैठक की। एसोसिएशन का ये कहना है कि मुख्यमंत्री और एलजी के बीच खींचतान बंद होनी चाहिए। इससे ऑफिसर्स का काम प्रभावित हो रहा है और उनकी छवि पर भी असर पड़ रहा है। दिल्ली के IAS एसोसिएशन ने यहां तक कह दिया है कि भगवान करे दोनों को सद्बुद्धि मिले। बुद्धि का असर जो है एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव करने में लगाया जाए
ना कि आपस में लड़ाई झगड़े में लगाया जाए, कि जिससे कि ना एडमिनिस्ट्रेशन इंप्रूव हो और ना किसी का इसमें फायदा हो, इसमें पर्सनैलिटीज ना लाई जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि फेयर एंड इम्पार्शियल सर्विसेज बोर्ड, सिविल सर्विसेज बोर्ड बनना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट ने जब वो फैसला ही कर लिया तो ये बंद क्यों नहीं रहा? ये बनना चाहिए और उसको ऑपरेट करिए, तो उसमें ये सारी जो इश्यूज हैं खत्म हो जाएंगे। क्योंकि फिर जब सिविल सर्विसेज बोर्ड को कि इनको अगर नहीं मानेंगे तो इनको रीजन देने पड़ेंगे, चाहे चीफ मिनिस्टर हो चाहे उपराज्यपाल हो, उनको रीजन देना पड़ेगा कि हम ये नहीं मान रहे। और ये तो बहुत ही अनफॉर्चुनेट है जो अब हुआ, और जो इंसिडेंट, इतने छोटे इंसिडेंट को इतना बड़ा बना दिया गया। आज की मीटिंग के बाद हमारे जो सर्विंग ऑफिसर्स हैं उनको पूरी उम्मीद है, आज जो सुबह चीफ मिनिस्टर जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर, उनको पूरी उम्मीद है कि अब सिचुएशन इंप्रूव होगी। इसलिए हम लोगों ने ज़्यादा स्ट्रांगली वर्डेड रेजोल्यूशन नहीं बनाई। हमने ये रखा इसी उम्मीद में कि अपने आप ये सिचुएशन इंप्रूव हो जाएगी। हम इसको क्यों और ज़्यादा इसमें कॉम्प्लिकेशन क्रिएट करें। तो हमें पूरी उम्मीद है सारे के सारे अफसरों को, और ऑलमोस्ट सारे अफसर आज दिल्ली प्रशासन के पेंडिंग थे, चीफ मिनिस्टर के सेक्रेटरी भी थे।